हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं MTS 2021 का पेपर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने 13 जुलाई तक का पेपर पूरा कर लिया और 13 जुलाई के तक के तीन के तीनों मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के सेट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 14 जुलाई का। तो ये 14 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अभी इसी तरह से इसमें भी आफ्टरनून का करेंगे, फिर इवनिंग वाला करेंगे, फिर ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने PDF डिस्कस कर ही लिया होगा। और चलिए देखते हैं कि फिर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन लोगों ने अभी नया नया शुरू किया है, पीछे से सारे देख लीजिए भैया, अपने MTS के एग्ज़ाम के पहले सारा का सारा लगा डालिए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। और आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये साइनोनियम का क्वेश्चन है, ठीक है। और साइनोनियम किसका पूछ रहे हैं? बल्कि का साइनोनियम पूछ रहे हैं। बल्कि मतलब क्या हो गया? बल्कि मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा साइज में, इन बिग साइज, ठीक क्या होगा? इन बिग साइज, बहुत बड़ी साइज में। तो बिग कह देंगे तो हो ही गया, हालांकि बल्कि स्पेशली साइज के लिए ही यूज किया जाता है, बिग भी खैर साइज ही है। तो अब बल्कि का साइनोनियम क्या हो गया? एक तो आपका बिग ही हो गया, ठीक है। एक दिन और बताए थे, किसी दिन आया तो था, मैंने आपको बताया था कि बिग हो गया, मॉन्स्टरस हो गया, जाइंट हो गया, ठीक है ना, और मैमथ हो गया, ठीक है, ह्यूज हो गया, इनॉर्मस हो गया, मासिव हो गया। तो उस दिन मैंने ढेर सारे आपको बताए थे। तो उस दिन भी ये था, मासिव था उसमें, ठीक है। तो मासिव हो गया इसका साइनोनियम। एयरी आप जानते हैं, जिसमें हवा होती है, सॉफ्ट उसके लिए, मुलायम के लिए लगता है। और स्कांटी का मतलब क्या होता है? स्कांटी का मतलब होता है लैक, किसी चीज़ की कमी होती है जहाँ, या अभाव होता है जहाँ, वहाँ स्कांटी यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा किससे रिलेटेड है? ये है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस पढ़ के कि इसमें इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको और अब शुरू करते हैं। तो देखो लिखा है कि हार्डली, यहाँ से शुरू हो, हार्डली हैड ही डिसअपीयर्ड। फिर लिखा है दैट हर मदर क्लाइम्ड डाउन द स्टेप्स लुकिंग फॉर हिम, ठीक। अब इतने में हमको गलती ढूंढनी है। पहली बात तो आप मैंडेटरी पेयर वाली बात करिए। मैंडेटरी पेयर में जानते हैं नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? याद करिए, नॉट ओनली के साथ हम लोग यूज करते हैं बट आल्सो। एक ये हो गया मैंडेटरी पेयर, इसका दिया नहीं है। हार्डली के साथ क्या लगता है? हार्डली हो, स्कार्सली हो, इन सब के साथ मैंडेटरी पेयर में हम लोग व्हेन लगाते हैं। ऐसे ही एक होता है नो सूनर, ठीक है। तो नो सूनर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? पक्का देन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सूनर कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी, इसके साथ देन लगता है। और अभी आपको थोड़ी देर बाद नो सूनर वाला, ये वाला जो है ना, नो सूनर वाला, ये अभी थोड़ी देर बाद मिलने वाला है, नीचे 2-4 क्वेश्चन के बाद मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि नो सूनर के साथ देन लगता है और हार्डली के साथ क्या लगता है? व्हेन लगता है। तो ये जो हार्डली के साथ दैट लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इस दैट की जगह क्या होना चाहिए? व्हेन होना चाहिए। तो हमें अभी ऑप्शन में देखना होगा कि व्हेन किस में दिया हुआ है। जिसमें व्हेन दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। कहाँ दिया है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है दैट, ये होगा नहीं। यहाँ दिया हुआ है दैट, ये होगा नहीं। यहाँ दिया हुआ है व्हेन। अब पढ़ के देख लो, हार्डली हैड ही डिसअपीयर्ड व्हेन हर मदर, ये हो गया। आगे आ जाएगा क्लाइम डाउन द स्टेप्स लुकिंग फॉर हिम, ठीक है। तो ये व्हेन इसी में एक सही हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 4 वाला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिलर का क्वेश्चन है। फिलर का क्वेश्चन है तो पढ़ के देखो। माई फ्रेंड इज नॉट, ठीक। आगे लिखा है डैश फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। अब इस फार पर ध्यान रखना, किसके साथ फार लगा सकते हो? एक बात तो यहाँ से सेट हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। तो इस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट के लिए अब वो मेरे फ्रेंड के साथ लगा है इज नॉट, निगेटिव में जाना है, तो क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ आ जाओ, वर्दी के बाद क्या लग सकता है? वर्दी के बाद टू लगता है, तो ये लगने वाला नहीं, ठीक है। कंफर्टेबल,
तो कंफर्टेबल के साथ विद लगता है, ठीक है ना, कंफर्टेबल के साथ विद या इन लगता है तो ये भी नहीं लगेगा। सूटेबल है, सूटेबल के साथ फार लगता है, इनके चांस बढ़ गए। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड के बाद टू लगता है, ठीक, तो ये इसके चांस नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो एक ही ऑप्शन प्रेपोजिशन को देख करके अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास फॉर के सिवा और कोई चांस है नहीं। अच्छा, फॉर के साथ चांस नहीं। अब सेंस में आके देख लो तो माई फ्रेंड इज नॉट सुटेबल फॉर द कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट, मेरा दोस्त इस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमारा सेंस भी ठीक है इसका, ठीक है। तो आंसर हमें इसका कौन सा मिला, थर्ड वाला मिला। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ। बट इफ यू के बाद क्या लिखा है, टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, ठीक है। बट इफ यू आगे लिखा है टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, आगे लिखा है बी श्योर टू पॉप इन। अब इन्होंने कहा, देखो सब में हैव लगा हुआ, हैव आ तो सब में लगा हुआ है, तो यहाँ हमें कुछ लेना देना, हमें देखना है कि मीटिंग, मोमेंट, नैप और राइड में से क्या यहाँ पे सुटेबल होगा, ठीक है। तो बट इफ़ यू डैश टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, मतलब बस पकड़ने के पहले अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेयर में हो, थोड़ा सा स्पेयर में, स्पेयर का मतलब क्या हुआ, बचत में, मतलब एक्स्ट्रा। स्पेयर का मतलब क्या हो, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, क्या चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो, तो इन्होंने कहा बस में चढ़ने के पहले, बस को पकड़ने के पहले एक बार बस में झांक करके देख लो क्या कंडीशन है, बहुत ज़्यादा भरी भरी तो नहीं जगह है भी बैठने की, नहीं हो गई। कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं होता, आदमी मतलब बस रुकी नहीं, कूद के चढ़ लिया, और अंदर जाके देखते हैं तो जगह ही नहीं है बैठने की, खड़े खड़े चलना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी टाइम हो आपके पास, एक बार बस के अंदर झांक के देख लो। तो अगर थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम की बात हो रही है। तो अब ये बताओ कि अगर आपके पास थोड़ी सी मीटिंग है ना, मीटिंग नहीं, थोड़ा सा थोड़े मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पल, अगर आपके पास कुछ पल है फुर्सत के, थोड़ी देर आप पहले बस में झांक के देख लिया। नैप का मतलब क्या होता है, झपकी लेना होता, ये झपकी होगा नहीं। और राइड का मतलब बाइक वगैरह पर राइडिंग, घोड़े वगैरह के लिए और मोटरसाइकिल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है राइड, तो राइड वाइड स्पेयर में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ समय स्पेयर में हो, कुछ समय एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा हो, मतलब आपको इमरजेंसी नहीं है, देर नहीं हो रही है, तो आप बस में एक बार झांक के देख लो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला हो गया। अब आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में क्या है जी, 5 कह रहा वही फिर इम्प्रूवमेंट की कहानी है, अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं। माइकल नोडेड एंड बिगन राइटिंग एट हिज पैड। तो इसमें 2 गलतियां हैं। एक गलती कौन सी है, देखो पहले गलती इसमें क्या कर रहे हैं, राइटिंग, राइटिंग के बाद आप एट नहीं लगाएंगे, पैड है ना, तो पैड पे जब आप लिखेंगे तो क्या लगाया जाएगा, ऑन। पैड पे, बोर्ड पे कहीं पे लिखते हैं तो ऑन लिखा जाता है, पेज लिखा होता तो इन होता, लेकिन पैड पे ऑन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये एंड लगा हुआ है, एंड के पहले नोडेड है और नोडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, ये बिगिन जो है ना वो क्या होना चाहिए, ये वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो बिगिन की वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिगेन होना चाहिए। तो बिगेन, 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 कहाँ है बिगेन, ये है बिगेन, और ये ऑन भी है इसी में, तो ये आपका तीसरा वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फिर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं, इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, देख लो। अच्छा, जस्ट ट्राई प्रेजेंट में है, रिकॉल ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है, ट्राई करो, याद करो, ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल, उन गरीब लोगों को याद करो, यू सा ऑन द स्ट्रीट, जिन्हें आपने गलियों में देखा था। और कहाँ देखा था, ऑन लोकल ट्रेन्स, जो लोकल ट्रेनों में देखा था, और इन स्लम, ठीक है ना, मलिन बस्तियों में देखा था, ऑन योर वे बैक, घर वापस आते समय, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं इन्होंने एरर, एरर का पोर्शन कहाँ है, सा ऑन द, सा ऑन द। पहले हम ऑप्शन को ट्राई मार लेते हैं, तो यहाँ लिखा है हैव यू
हैव, अगर मैं इसको यू को सब्जेक्ट ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव बीन सीन। भैया यू हैव अब बीन नहीं लगाना है, यू हैव सीन होता तो ठीक था, यू हैव बीन सीन नहीं होगा, पैसिव में हो जाएगा। तुम्हें देखा गया, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें नहीं देखा गया, तुमने देखा हो, तुमने देखा हो तो एक्टिव वॉइस होगा, तो यू हैव सीन होता तो ठीक था, बीन गलत हो गया, इसके चांस खत्म हो गए। अब देखो अगर इसके पहले हम यू लगा दें, ठीक है, मान लो कि यहाँ यू लगा हुआ है, यू के बाद सीधे सीन लगा सकते हो क्या? यू के बाद सीधे सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती ना यार, तो ये दूसरा वाला भी गायब हो गया। और यहाँ देखो हैव के बाद सीइंग लगा हुआ है, ये भी, इनके भी कोई चांस नहीं है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीन के तीनों गलत हैं। जब तीनों गलत हैं तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। अच्छा, यहाँ देखा भी जाए तो यू के बाद सा लगा हुआ है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ फिलहाल कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये यू हो गया और यू के साथ ये जो सा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट तो है ही, इसमें कोई गलती ही नहीं थी, तो मैंने इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी। मैंने आप लोगों को यहाँ ऑप्शंस में गलतियाँ काट काट के दिखा दी कि क्यों ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज़ से रिलेटेड है? फिर वही इम्प्रूवमेंट, ये देखो फिर वही इम्प्रूवमेंट। एन अनआइडेंटिफाइड मैन, अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या हुआ, अनजान व्यक्ति है, जिसको कोई पहचान नहीं पाता, अनआइडेंटिफाइड है। ऑन एन बाइक, पहली बात तो ये है कि बाइक को हम लोग, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बा, ठीक है, ये कंसोनेंट है और इसके पहले एन नहीं लगेगा, ये गलत होगा। एन के साथ क्या लगना चाहिए, आ, और ये देखो तीनों ऑप्शन में आ लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ हो गया सब सारे में। अब लिखा है कि बाइक ड्रॉप्ड फॉर द बॉक्स आउटसाइड द बिल्डिंग, एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एक अनजान व्यक्ति बाइक पर जो आया था उसने बॉक्स को बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया, छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो ड्रॉप्ड तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप्ड के बाद फॉर नहीं आएगा। अगर वो बॉक्स को वहाँ पर छोड़ कर गया है तो ड्रॉप्ड ऑफ होगा, ठीक है। तो ड्रॉप्ड ऑफ हमें ढूंढना है, तो ये पहले वाले में ड्रॉप्ड ऑफ मिला, यहाँ फॉर मिला, यहाँ ऑफ मिला, ये दोनों नहीं होंगे, तो आंसर कौन सा बना आपका, पहला वाला बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड है, ये साइनोनियम है। साइनोनियम किसका पूछ रहे हैं, माइस्ट्रो का पूछ रहे हैं। माइस्ट्रो नहीं, एक्चुअली ये माइस्ट्रो पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाएगा, माइस्ट्रो, ये आधा सा होगा, ये ट्रो होगा, माइस्ट्रो, ठीक, ऐसे पढ़ा जाएगा ये। तो माइस्ट्रो का मतलब देखो, ये इटली लैटिन भाषा का वर्ड है, इटली से, इटली की भाषा है ना लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा में इसे हम इस सेंस में यूज करते हैं, आचार्य या प्राचार्य। मतलब ये अपने विषय में, जैसे म्यूजिक वगैरह है, म्यूजिक है, डांस है, इन सब चीज़ों में जो स्पेशलिस्ट होता है या जो एक्सपर्ट होता है उस सेंस में यूज किया जाता है, ठीक। एक्सपर्ट कहो या स्पेशलिस्ट कह सकते हो, इन्हीं लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, लैटिन भाषा का है। तो देखो इसका साइनोनियम क्या होगा, माइस्ट्रो के लिए अगर आप साइनोनियम सोच रहे हैं तो कौन सा हो सकता है, जीनियस होगा, ठीक है, जीनियस माइस्ट्रो सिमिलर लग रहा है। शिनाइल होगा नहीं, शिनाइल का मतलब होता है बुढ़ापे के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं। तो बुढ़ापे के कारण बीमारियां कौन सी, वो याददाश्त वगैरह चली जाती है बुढ़ापे में कुछ लोगों की। तो जो बुढ़ापे में मेमोरी वीक हो जाती है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ सनक टाइप की आ जाती है, सिनाइल, ये बुढ़ापे के कारण होती है। तो सिनाइल जो वर्ड है ना, सीनियर से बना हुआ है। तो बुढ़ापे के नाते, ज़्यादा उम्र होने के नाते जो सनक या याददाश्त जाने वाली चीज़ें आ जाती हैं उसको सिनाइल कहते हैं। स्लेंडर का मतलब क्या होता है, इकाहरा। इकाहरा किसको कहते हो, इकाहरा कहते हैं जैसे कोई बहुत मतलब दुबला पतला आदमी होता है ना, जिसको जीरो फिगर कहते हो, वही वाला इकाहरा स्लेंडर होता है। नोवाइस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है। नौसिखिया पता है ना, किसी क्षेत्र में अभी नया नया है वो, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, सीख रहा है, तो नौसिखिया या अप्रेंटिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ आंसर, तो आपको पता ही है कि माइस्ट्रो का क्या होगा, जीनियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 किससे रिलेटेड है भैया, देखो एरर रहा, माई मदर एक्सक्लेम्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एट हाउ फास्ट द डेज हैड पास, तो पहले तो दिक्कत होगी कि माई मदर एक्सक्लेम्ड, आगे लिखा है एट, किस बात पर एक्सक्लेम किया उन्होंने, इस बात पर उन्होंने एक्सक्लेम किया, तो एट ठीक है।
किसी बात पर उन्होंने एक्सक्लेम किया है कि हाउ फास्ट, ये भी ठीक है। द डेज हैड पास्ड, ये हैड है ना, हैड के साथ ये जो पास है ये गलत है। एक्चुअली हैड के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हाउ फास्ट द डेज हैड पास्ड ये होना चाहिए था। तो फिलहाल ये रही आपकी एरर और ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एडीएम दिख तो रहा है, ये एडीएम का क्वेश्चन है। क्या करें? टू रेज अ डस्ट। टू रेज अ डस्ट मतलब क्या होता है? धूल उड़ाना। अच्छा भैया, अगर आप धूल उड़ाओगे तो गधे तो हो नहीं कि खुशी में धूल उड़ाओगे। धूल उड़ाने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा बाधा पैदा करना और कंफ्यूजन पैदा करना। तो ये है आपका टू कॉज डिसरप्शन या कंफ्यूजन, तो बाधा पैदा करना या कंफ्यूजन पैदा करना। ये चौथा वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 11 नंबर पे। तो 11 नंबर में फिर किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये वही इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। देखो फिर झों झों शुरू हो गई इन लोगों की, मतलब जब पढ़ाने बैठूंगा तो ये लोग भी शुरू हो जाते हैं उसी समय पढ़ना। तो इम्प्रूवमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि हार्डली वाला जब पढ़ा रहे थे हार्डली के साथ फैन लगता है, वही बात फिर आ गई यहाँ पे। नो सोलर के साथ मैंने क्या बताया था, आप याद करिए। मैंने कहा था जैसे हार्डली के साथ व्हेन लगता है, ऐसे ही नो सोलर के साथ मैंने कहा था कि दैन लगता है, वहीं पर मैंने बताया था। तो ये दैट फिर से गलत है, दैन लगेगा लेकिन ऑप्शन तीनों में दैन दिया हुआ है, तो यहाँ से काम नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो नो सोनर है ना, ये नो सोनर कहाँ आएगा? आपको सी के पहले लगाना पड़ेगा, ये बात होगी। ठीक है, नो सोनर पहले आएगा तो ये हैड भी पहले चला आएगा। नो सोनर हैड सी सीन, हैड सी टेकन, ऐसे आ जाएगा। तो नो सोनर हैड सी टेकन यहाँ दिया है और नो सोनर हैड सी टेकन इन्वर्जन का क्वेश्चन है। जब आप नो सोनर से स्टार्ट करोगे तो हैड पहले आ जाएगा, ये आपका सही हो गया। यहाँ लिखा है नो सो, यहाँ सी के साथ देखो ये डिड भी लगा है, डिड नो सोनर के साथ टेकन लगा दिया। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना नो डिड लगा हुआ है, यहाँ टुक लगा हुआ है, तो डिड के साथ तो टुक लगेगा नहीं। तो फिलहाल दूसरे में और चौथे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपका सही केवल यही पहला वाला हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फिलर का क्वेश्चन है। क्या करना होता है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो। वन डे, एक दिन की बात है, द क्वीन वाज पेंटिंग। क्वीन जो है महारानी कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रही थी, उसी समय एक मैसेंजर, एक मतलब संदेश लेके नहीं आते थे, वो आया। ठीक है, आया, इंटर किया उनके हॉल में। लिखा है डैश, यहाँ मैनर होगा, कैसे आया? वो हाँफते हुए आया, दौड़ते हुए आया, कूदते हुए आया, खांसते हुए आया, जो भी आया हो। क्या करने आया था? टू कन्वे द किंग्स अराइवल, ये बताने के लिए कि महारानी महाराज पधार रहे हैं। आपने देखा होगा ना रामायण महाभारत में मतलब सावधान महाराज पधार रहे हैं, ऐसे वो दौड़ा दौड़ा आया होगा। तो दौड़ा दौड़ा आएगा। तो अच्छा ये बताओ कि कैसे आया था वो? कंपेरेबली आया था। यहाँ कंपेरेबली आने का क्या मतलब है? रिलेटिवली आएगा। तो आने में किसी के कहीं आने में कंपेरेबली और रिलेटिवली का क्या लेना देना है? इंजॉयबली, अब ये हो सकता है कि वो इंजॉयबली आया, ब्रीथलेसली आया। तो इंजॉयबली ना आएगा, फिर दौड़ के आएगा ना, भाग के आएगा, तो ब्रीथलेसली आएगा, हाँफते हुए आया होगा। तो ये चौथा वाला ठीक है। तीसरे जो चौथे में थोड़ी लड़ाई थी, तो इसमें चौथा जीत गया, क्योंकि जो सेंस है राजा आ रहे हैं, रानी को खबर करनी है, तो भाग के आया होगा वो। यहाँ एंजॉयबली का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर का क्वेश्चन किससे है? नो एरर का, एरर का क्वेश्चन है। लिखा है हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक तो है, वर्क मतलब काम करते हैं इन प्राइवेट फर्म्स, यहाँ भी ठीक है यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स लिखा है तो प्लूरल है, तो ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, ये भी ठीक है। इन इरोड, इरोड क्या होता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु समझ रहे हो ना, इंडिया में साउथ में एक जिला है तमिलनाडु, एक प्रदेश है तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक जिला है इरोड, इरोड में एक शहर है। ठीक है, तो जिले में इरोड नाम का ही एक शहर है, तो वही है। तो इरोड में प्राइवेट फर्म्स में बहुत से माइग्रेंट्स काम करते हैं, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती एरर ना निकालो। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 हमारा क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 14 फिर से वही अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पढ़ के। कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम मदर। तो कोई बच्चा है,
मतलब कई बच्चे हैं, उन्होंने मम्मी से कहा कि मम्मी क्या हम सब लोग एक कमरे में सो सकते हैं, तो स्लीप इसकी वर्ब है तो अस क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। अच्छा भैया सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा यार। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव होने का मतलब क्या हुआ, अस नहीं होगा, फिर क्या होगा, वी होगा। तो जिसमें वी होगा वो सही होगा। तो एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, ये वाला तो कट ही गया। अच्छा, में आल भी नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, वी के बाद आल लगाना पड़ेगा। या तो आप करो इसको ऑल ऑफ अस, ऐसे करो। तो ऑल ऑफ अस तो किसी में दिया नहीं है, वी ऑल जिसमें दिया होगा तो ये होगा कैन वी ऑल। ठीक है तो ये हो गया आपके 14 नंबर के क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो एरर है, पढ़ो जरा। नाइदर शी नॉट आई एम, तो फिर वही पेयर वाली बात आई, जैसे इतना भी पेयर पढ़े थे थोड़ी देर पहले हम लोग, वैसे एक पेयर और देखो। नाइदर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नार यूज करते हैं। ठीक है, नाइदर के साथ क्या यूज होता है, नार यूज होता है। उसी तरह से आइदर के साथ क्या यूज होता है, आइदर के साथ हमेशा आर यूज होता है। ठीक है, ऐसी तो और भी हैं। प्रेफरेबल के साथ टू यूज किया जाता है, जूनियर सीनियर इन सब के साथ टू यूज किया जाता है, मतलब और लेस्ट के साथ शुड यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कभी अलग से यही मैंडेटरी पेयर पर ही बना लेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा, तो ये नॉट गलत हो गया, नाइदर सी नॉर आई एम होगा। ठीक है, तो कौन गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला होगा। ठीक है, अब आ जाओ 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात आ गई। तो भैया देखो हाइट की स्पेलिंग सही है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत है इसकी। ठीक है, हमें करेक्ट ढूंढना है, जितने भी इनकरेक्ट होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो हाइट की स्पेलिंग एक्चुअली होती क्या है, HEIGHT होगा। क्या होगा, HEIGHT होगा। ठीक, ये हो गया। बिलीव में क्या होगा, बिलीव में इसी का उल्टा हो जाता है, BELI पहले हो जाएगा, EVE बाद में हो जाएगा। ठीक है, फियरी इसकी सही है। और फॉरेन में जानते हो क्या होता है, फॉरेन में FORE पहले होगा, I बाद में होगा, उसके बाद GN होगा। ठीक है, फॉरेन की ये होती है। इसमें यही EI पलट दिया है, इसमें भी यही EI पलट दिया है, इसमें भी यही IE पलट दिया है। ठीक है, तो उल्टा कर दिया है सब में, केवल फियरी ऐसा है जिसमें सही सही दिया है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। अब की बार इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, अब की बार जिसकी स्पेलिंग गलत होगी वो होगा। स्ट्रैंगल की स्पेलिंग क्या है, एकदम से सही है। ठीक है, स्ट्रैंगल का मतलब होता है ना गला घोटना किसी का। डोमिनियन ये भी ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, जिसकी स्पेलिंग सही है वो आंसर नहीं होगा। ठीक, रुको जरा, हमें इसका निशान गड़बड़ लगा दिया हमने। ये इसकी स्पेलिंग अगर सही है तो ये आंसर नहीं होगा। डोमिनियन की स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं होगा। सॉलिटरी की स्पेलिंग गलत है तो यही आंसर होगा। परसिक्यूशन की स्पेलिंग सही है। अब जरा मीनिंग देखो, स्ट्रैंगल का मतलब गला घोटना होता है, डोमिनियन का मतलब किसी का एरिया होता है, क्षेत्र होता है। सॉलिटरी जिसकी स्पेलिंग गलत है उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, SOLI हो गया। उसके बाद टी के बाद ORY ना हो करके ARY होगी, बस यही गलती थी इसमें, ए की। ठीक है, ये O गलत था। अब परसिक्यूशन होता है, परसिक्यूशन का मतलब होता है ना किसी का उत्पीड़न करना, किसी को सताना। ठीक है, क्या हो गया, उत्पीड़न करना या किसी को सताना होगा, टॉर्चर करना, यातना देना होता है किसी को, टॉर्मेंटेशन हो जाएगा, या एक्सप्लॉयटेशन टायरनी हो जाएगा, किसी को ऑप्रेस करना, उत्पीड़न करना किसी का। ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने बता दिए। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है जी, अब यहाँ आ जाओ देखते हैं क्या है 18 नंबर में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, किसका, ये फेलर दिया हुआ है। ठीक, तो आगे लिखा यू रियली नीड टू एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्ग, अब यहाँ देख लेना, अगर आप बहुत दिन तक जीना चाहते हैं तो लिव लॉन्ग एंड डैश लाइफ, तो पेयर आप ढूंढो जरा, तो क्या होगा, इफ़ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड डैश, तो भैया लंबा जीवन होगा तो बीमार तो नहीं चाहेंगे ना, लंबा और हेल्दी लाइफ चाहेंगे आप। इफ़ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग
एंड, लॉन्ग एंड के साथ आप क्या लगाओगे, हेल्दी लाइफ लगाओगे। तो अब ढूंढ लो कहाँ पे है, ये रहा आपका हेल्दी लाइफ, ये चौथा नंबर हो गया। ठीक है, मार्जिनल लाइफ तो हम जिएंगे नहीं, श्रीकिंग मतलब जिसमें चीखें भरी हो, ये क्यों चाहेंगे भाई। वेल्दी, हाँ ठीक है यार, अमीर ज़िंदगी तो चाहते हैं, वेल्थी लाइफ तो चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग के साथ वेल्थी नहीं, लॉन्ग के साथ हेल्थी ठीक होगा, लॉन्ग के साथ वेल्थी नहीं। हालांकि इसकी भी ज़रूरत होती है, बिना पैसे के बेकार हो जाएगा फिर ज़िंदगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ सुटेबल, ये लॉन्ग के साथ सुटेबल नहीं है ना लाइफ। लॉन्ग लाइफ होगा तो हेल्दी लाइफ चाहेंगे, वेल्दी नहीं। हाँ, जब हेल्दी हो जाएगी तो वेल्दी भी चाहेंगे, क्योंकि भैया देखो सबसे बड़ा रुपया समझ ही रहे हो ना। ठीक है, अगला चलो ईडीएम में आ जाओ। ईडीएम में क्या लिखा है कि दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये ईडीएम है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना कोई सीक्रेट मिशन होना, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है, मतलब आपका अपना कोई गुप्त मतलब है, कोई छुपा हुआ मतलब आपका भी है। ठीक है, दैट्स वाई शी इज़ नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम, तभी इसीलिए वो आपके अपराध को रिपोर्ट नहीं कर रही है, उसका भी उसमें कोई अपना मतलब सीधा करना होगा, इसलिए तो कोई सीक्रेट मिशन इनका भी हो सकता है। टू हैव अ टीडीएस जॉब, टीडीएस मतलब थकाऊ होती है, ये थकाऊ काम नहीं है। और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ये भी नहीं है। डिले इन वंस एक्शन, काम में देरी करना नहीं है। हैव एन इंटीरियर अल्टीरियर मोटिव, तो अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, आपका कोई सीक्रेट मोटिव होगा। अगर उसने आपके क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया है तो इसका मतलब उसका कोई सीक्रेट या कोई गुप्त मोटिव होगा, तभी नहीं किया, वरना कर देती। ठीक है, तो आगे बढ़ो, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, ये है एंटोनियम का क्वेश्चन। एंटोनियम किसका, अनफेन्ड का एंटोनियम है। अनफेन्ड में जरा देखो फेन की क्या होती, FEIGN है, ठीक है, FEIGN है, फेन है। ठीक, तो अनफेन्ड का मतलब क्या होगा बताओ जरा। फेन का मतलब हो गया नकली, क्या हो गया ये, नकली, बनावटी। ठीक है, अनफेन्ड का अगर इसके पहले अन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नकली के उल्टा हो जाएगा ये असली। ठीक है, तो असली का बताना क्या है आपको, असली का एंटोनियम बताना है, तो असली का एंटोनियम क्या होगा, नकली होगा, तो हमें यही नकली वाला बताना है। ठीक है, तो सिंसियर का मतलब क्या होता है, वफादार होता है, बहुत निष्ठावान होता है। जेन्युइन, जेन्युइन ओरिजिनल, असली हो जाएगा। तो अनफेन्ड का ये क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। प्रिटेंडेड का मतलब क्या हुआ, बनावटी होगा, तो बनावटी होगा, प्रिटेंडेड बनावटी होगा, तो ये एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है ना। एक्सप्रेसिव का मतलब व्यक्त करने वाला होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, प्रिटेंडेड का होगा। क्लियर हुई ना बात जो कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 से 25 की कहानी तो आपको पता ही है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद भरेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है पैसेज, तो एक बार पढ़ लीजिए इसको। लिखा है कि व्हेन ही डाइड, ठीक है, जब उनकी डेथ होती है 27 नवंबर 1953 को, तो ग्लैडस्टोन ओनील, ओनील के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत बड़े राइटर हैं, और कैसे राइटर हैं पता है, प्ले राइट हैं, मतलब नाटककार हैं, बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं मॉडर्न एज के। मैंने इनके पढ़े हैं कई सारे नॉवेल, नॉवेल नहीं, इनके कई सारे प्ले पढ़े हैं, ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाया भी है मैंने। तो व्हेन ही, जब उनकी 27 नवंबर 1953 में डेथ होती है, तो ओनील वाज डैश रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड के एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में माना जाता है, उनको माना गया, उनका सम्मान किया गया। वाज डैश रियलाइज, तो वाज के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, तो वाज डैश रियलाइज, हमें एक बार देखना पड़ेगा इसमें से क्या हो सकता है, ऑप्शन भी देख लीजिए। तो वाज रिकग्नाइज्ड तो कंप्लीट तो हो ही जा रहा है। अब देखें है कि मैनिकली या यूनिवर्सली या स्पेसिफिकली या कैजुअली, तो पूरी दुनिया ने, यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया ने उनको ये माना कि वो बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो यूनिवर्सली का सेंस यहाँ आएगा और कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लिए कि जब उनकी डेथ होती है तो उनको, ओनील को वाज यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एज, मतलब एक बहुत बड़ा राइटर, प्ले राइट, उनको बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट माना गया, पूरी दुनिया ने माना। आगे कह रहे हैं कि 4 टाइम्स अ पुलित्जर विनर,
तो 4 बार तो उनको पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। He had also been dashed the 1936 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो 1936 का नोबेल प्राइज भी उनको मिला था लिटरेचर के लिए। तो ये चूंकि नोबेल प्राइज जो है वो एक अवार्ड है, आल्सो हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ये अवार्ड है तो अवार्डेड ही होगा। अगर रिवार्ड लिखा होगा तो रिवार्ड नहीं होगा, क्योंकि नोबेल प्राइज एक अवार्ड है तो अवार्डेड होगा। ठीक है, यहाँ का तो पक्का चल गया। अब लिखा है कि हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट मेजर लैंग्वेजेस एंड रेड by more people than those of dash other playwright except विलियम शेक्सपियर एंड मे बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वो उनकी जो प्लेस थे वो दुनिया की तमाम भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया गया, और कहीं ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को छोड़ दें तो दुनिया के दूसरे राइटरों से ज़्यादा इनके नाटक पढ़े गए। तो दोज ऑफ डैश अदर है, तो डैश अदर में तो ऑल अदर या एनी अदर आएगा। तो यहाँ प्ले राइट सिंगुलर लिखा हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है एनी अदर। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन है, और देन के बाद देन दोज ऑफ होगा तो एनी अदर या ऑल अदर, दो चीज़ें लगती हैं। अगर यहाँ प्ले राइट्स होता तो ऑल अदर लगता, चूंकि प्ले राइट लिखा है सिंगुलर है तो एनी अदर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ भी ग्रामर से फिक्स हो गया कि वही लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। आगे लिखा कि ओनील वाज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए तो इनको एक पहेली समझो। ठीक है, एक जेन्युइनली साई, बड़े शर्मिले टाइप के थे। ब्रोडिंग का मतलब हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे, ख्यालों में खोए रहते थे। कॉम्प्लिकेटेड मैन थे, इन होम जिनमें डैश अल्टरनेटेड विद टचिंग काइंडनेस। अगर यहाँ काइंडनेस दिया हुआ है, काइंडनेस अल्टरनेट होता है किसके साथ, तो यहाँ क्रुएल्टी आएगा। ठीक है, याद रखो, जब भी अल्टरनेट करेगा तो अल्टरनेट में अपोजिट आ जाएगा। काइंडनेस क्रुएल्टी, क्रुएल्टी काइंडनेस, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो मतलब यहाँ क्रुएल्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आनी चाहिए 4 नंबर पे। ही वाज बोथ, वो दो चीज़ें थी। देखो आगे देख रहे हैं ना कि नैब एंड वर्डली। नैब का मतलब बहुत ही निहायत सीधे साधे और सांसारिक, अपोजिट जा रहा है। एक बायोग्राफर इनके बारे में कहता है कि सेंटिमेंटल वन इंस्टेंट, एक पल ये सेंटिमेंटल होते थे, अगले ही पल हार्ड एज नेल्स, मतलब इतने कठोर जैसे नाखून नहीं होता उतना कठोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हिज विडो, उनकी वाइफ उनके 26 साल साथ रही, मतलब अच्छा जीवन जिया, सब 26 साल तक उन्होंने उनका साथ दिया। तो उनके बारे में कहती हैं टू डैश हिज वर्क, मतलब क्या हुआ कि अगर आप उनकी रचनाओं को, उनके वर्क्स को समझना चाहते हो, यहाँ समझने के लिए लगेगा टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू इस तरह का कोई वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहले वाले के लिए तो हमने कह ही दिया था कि उनकी डेथ के बाद उनको पूरी दुनिया ने बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में माना, तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सली लगाया ही था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे तो हम पहले वाले में यूनिवर्सली ही लगाएंगे। अब दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या लगाना है हम लोगों को। दूसरा वाला फिलर, अब तो हम ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं ना, आराम से देख लीजिए। नहीं, अभी नहीं आ पाएगा, अभी आपको पहले यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे नोबेल प्राइज़ उनको मिला हुआ है, 1936 का नोबेल प्राइज़ उनको मिला। तो नोबेल प्राइज़ चूँकि एक अवार्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अवार्डेड से यूज करेंगे। तो रिवार्डेड नहीं लगेगा, क्योंकि रिवार्ड क्या होता है, जैसे जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उसके बदले मिलता है। तो ये एक तरह से रिवार्ड, जानते क्या होता है, हमारे रिवार्ड कंपटीशन में होता है। जैसे मान लो रेस हो रही है, 5 लोग दौड़ रहे हैं, जो फर्स्ट आएगा उसको रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसे होता है, रिवार्ड जीता जाता है, हासिल किया जाता है, वो सम्मान नहीं है, पुरस्कार है। ठीक है, तो रिवार्ड पुरस्कार है और अवार्ड सम्मान है। तो नोबेल प्राइज पुरस्कार नहीं है, सम्मान है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, अवार्डेड लगेगा। ठीक है, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बता दे रहा हूँ, अनएडेड का मतलब जिसको सहायता दी जाती है। तो एडेड मतलब ये एडेड होता है ना, यहाँ से सहायता, आर्थिक सहायता दिया जाए ना। अनएडेड मतलब सहायता नहीं दी गई। अब क्राउडेड का यहाँ कोई लेने देना नहीं है यार। ठीक है, तो आ जाओ तीसरे वाले फिलर पर देखते हैं कि क्या लगेगा। तीसरा वाला फिलर अब तो सामने आ गया ना, दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा है, जब मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब कंपेयर करोगे कि मोर पीपल दैन दोज ऑफ, तो ये मैंने यहाँ कहा था कि एनी अदर राइटर। तो एनी अदर राइटर में फिर ये एनी लगा लो, कोई और मतलब ही नहीं है यहाँ लगाने का। वो ग्रामर का रूल है, जब हम कंपेरिजन एक की सबसे कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन ऑल अदर या देन एनी अदर लगता ही लगता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाओ। ठीक, चौथे नंबर पे क्या होगा कि इन होम डैश अल्टरनेटेड विद टचिंग काइंडनेस। अगर यहाँ टचिंग काइंडनेस है तो यहाँ पर क्या होगी, क्रुएल्टी होगी। तो यहाँ फेलियर आएगा ना, सक्सेस आएगी, बिल्कुल नहीं। बेनिफिट आएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्रुएल्टी आएगी। क्रुएल्टी, ब्रूटैलिटी, ऐसा कुछ भी दिया होता, अनकाइंडनेस, ऐसे जो भी दिया होता वो लग जाता।
फिर आते हैं हम लोग 5वें पर, और ये आज का फिलहाल आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है जी, देखो यहाँ लिखा है कि टू डैश हिज वर्क। उनकी वाइफ ने कहा था कि उनके वर्क को, उनकी रचनाओं को अगर समझना है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मैन। अगर यहाँ अंडरस्टैंड लिखा है तो यहाँ भी अंडरस्टैंड लगेगा, समझ गए। तो ये वाला 3 वाला ऑप्शन हो गया, अंडरस्टैंड यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज भी कर लिए कितने, 25 क्वेश्चन। आज ये सेट कौन सा होगा, आपको याद है कि ये 22nd सेट होगा। ठीक है ना, 21 सेट हम लोग कर चुके हैं, आज ये था हमारा 22nd सेट। ठीक है, 22वां सेट है ये। आज भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगली बार करेंगे 14 तारीख का, मतलब 14 जुलाई का आफ्टरनून वाला सेट। ठीक है, तो ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।